नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला महंगाई भत्ता, यानी जिसको कि आप डीए डीआर के नाम से जानते हैं, वो अब तक घोषित नहीं हुआ, जबकि हर साल ये फैसला जो है मार्च के आखिर तक आ जाता है। इसी देरी को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिख दी। अब क्या मांग की गई है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की, इसके बाद बात करेंगे टाटा सन्स आईपीओ पर आए लेटेस्ट अपडेट की, और अंतिम में चर्चा करेंगे कैफे 3 नॉर्म्स की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, कल भी हम लोग बात कर रहे थे 8वें वेतन आयोग को लेकर, जो बातचीत चल रही थी उस पर अब लेटेस्ट अपडेट क्या आया है। कहा जा रहा है कि एक चिट्ठी अब बहुत वायरल हो रही है एसबी यादव साहब की तरफ से। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख दी है। क्या मामला ज़्यादा फंसता हुआ दिख रहा है सर? 2 से 3% जो डीए और डीआर नहीं मिल रहा है उस वजह से? नहीं, देखिए, पहले उम्मीद की जा रही थी कि होली के आसपास सरकार ऐलान कर देगी और फिर एरियर सहित जो है पैसा मिलेगा। उसके बाद पूरा मार्च निकल गया, मार्च के आखिर तक भी नहीं आया, जिसकी अब तक परंपरा ये रही है कि मार्च के आखिर में ऐलान कर दिया जाता है। 3-4 अप्रैल तक ये पैसा जो है वो एरियर समेत आ जाता है 2-3 महीने का। अब इस बार अभी तक चूँकि इतना लंबा अंतराल हो गया, 10 अप्रैल आज हो गई और अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से अपडेट इस मामले पर नहीं आया है। ऐसे में कर्मचारियों के अंदर इस बात को लेकर असंतोष है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार कोविड के वक्त जैसा इसको पूरे को मामले को लटका देना चाहती है और इतने लंबे वक्त का एरियर। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह विशाल ये भी जान पड़ती है कि 8th पे कमीशन का चूँकि पूरा का पूरा जो पूरी कामकाज है वो अभी चल रही है। तो क्या सरकार इस वजह से कोई इस पर कदम नहीं उठा रही? क्या जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है उसके चलते जो हालात पैदा हो रहे हैं खजाने पर और आर्थिक स्थितियां बन रही हैं, क्या सरकार उस वजह से यहाँ कोई किसी तरह का निर्णय नहीं ले पा रही? तो ये कई सारे सवाल हैं और इसी की वजह से कर्मचारियों में एक असंतोष की स्थिति दिखाई दे रही है। उसको लेकर ही फिर एक वित्त मंत्री को अब चिट्ठी लिख दी गई है कि साहब आप बताएं कि कब जो है ये पैसा आएगा, कब आप इसका ऐलान करेंगे। तो ये पूरा मसला दरअसल इस तरह से और लाजमी भी है सर कि देखिए 6 महीने का टेन्योर होता है, साल में 2 बार मिलता है डीए। एक तो जो है जनवरी से लेकर जून तक मिलता है, फिर उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक के आसपास का मिलता है। तो अप्रैल आ ही गया, मई जून 2 महीने बचे हुए हैं, अप्रैल भी आधा ख़त्म ही मान के चलिए। 4 महीने गुजर चुके हैं, इसलिए लोगों में जो है आशंका है कि 4 महीने तो गुजर चुके हैं भाई, अब 2 महीने बचे हैं, फिर उसका 2 महीने के बाद दूसरा जो है इंस्टॉलमेंट वो देने की बात आ जाएगी, क्योंकि डीए फिर उस समय भी तो बढ़ेगा ना सर। तो मुझे एक चीज़ इसमें ये लगती है, जब सरकार देती है ही डीए, साल में आप 2 बार देते हैं, बस होता ये है कि समय अवधि का आप आगे पीछे उसमें करते हैं। कोविड का वक्त असाधारण वक्त था, उसमें सरकार ने जो फैसला लिया, मान लीजिए वो सरकार के पास एक पावर है, वो सरकार कभी भी ले सकती है कि साहब आपको इस ड्यूरेशन में नहीं देंगे क्योंकि स्थितियाँ बिल्कुल असाधारण है। अदरवाइज़ जब सामान्य परिस्थितियाँ हैं तो सरकार इसके लिए एक तय टाइमलाइन क्यों नहीं घोषित कर देती। जैसे मान लीजिए हर साल 28 जो है 1 फरवरी को जो है वो पहले 28 फरवरी को आता था, अब 1 फरवरी को बजट सरकार देने लगी है। तो उसकी एक टाइमलाइन फिक्स है कि 1 फरवरी को बजट आएगा ही आएगा। इसी तरह से सरकार एक टाइमलाइन फिक्स कर सकती है कि साहब 31 जो है मार्च तक या 1 मार्च को सरकार की तरफ से ऐलान होगा, ये पैसा 5 अप्रैल तक या मान लीजिए 1 अप्रैल को ये पूरा पैसा पूरे उसका जनवरी से मार्च तक का हम आपको दे देंगे। और इसी तरह से जब आप साल के दूसरे जो छमाही है उसमें जब आप ऐलान करते हैं, जब दिवाली के आसपास देते हैं, उसके लिए भी आप एक टाइमलाइन सर्टेन कर सकते हैं कि साहब अक्टूबर में हम इस पैसे को आपको दे देंगे, 1 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। मुझे लगता है बेहतर तरीका ये है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करना, अनसर्टनिटी क्रिएट करना, कर्मचारी परेशान है कि आप साहब कब देंगे नहीं देंगे, तमाम तरह के, और सरकार देती है ही। जो आपका इसको तय करने का फॉर्मूला है डीए का वो फिक्स है, तय है, उसी के हिसाब से डीए बढ़ता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो डेटा आता है, अब जो उनका इन्फ्लेशन का मानक है उसके हिसाब से जब आप उसी के तहत तय करते, माना जा रहा है कि अब 2% बढ़ेगा, 58 है 60 हो जाएगा। जब सारी चीज़ें तय हैं, केवल एक आपको डेट्स को फाइनल करना है, तो वो सरकार को एक व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि हर साल हम इस तारीख को और इस तारीख को ये देंगे।
चलिए, अब डीए की बात हो रही है सर, तो 8वें वेतन आयोग की लेटेस्ट अपडेट क्या है, उससे रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ शेयर करिए। कुछ मीटिंग 13 तारीख की बात हम लोग कर रहे थे, 13 अप्रैल को सर, मात्र 3 दिन बचा हुआ है सर, उस दिन सबकी निगाहें वहाँ होंगी, क्या कुछ वहाँ फैसले हो सकते हैं। 9 सूत्री मांग थी सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एनसीजेसीएम के जो कन्वीनर साहब हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब, वो उनकी चिट्ठी भी वायरल हुई थी, वो मामला क्या है सर, उसके पहले कुछ बिल्कुल 13 तारीख को बैठक होने वाली है बेहद अहम, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग जो हैं वो बैठेंगे। मेमोरेंडम जो एनसीजेसीएम की तरफ से एक संयुक्त मेमोरेंडम तैयार करके उसको 8th पे कमीशन को भेजे जाने की बात है, और उसमें तमाम तरह के प्रस्ताव जो है वो फाइनलाइज हो जाएंगे कि क्या कर्मचारियों की तरफ से कंसोलिडेटेड डिमांड क्या जाने वाली है सरकार के पास। चलिए प्रवीण सर, आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे भरोसेमंद और दिग्गज बिजनेस ग्रुप में से एक टाटा ग्रुप जो है अब एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा नजर आ रहा है। सालों से प्राइवेट रही इसकी होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स को शेयर बाजार में लाने की चर्चा फिर से तेज हो गई। खास बात यह है कि अब इस आईपीओ को लेकर सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि कंपनी के अंदर से ही मजबूत आवाज़ें जो हैं वो उठने लगी हैं। एक के बाद एक बड़े नाम जो है लिस्टिंग के समर्थन में सामने आ रहे हैं, जिससे ये सवाल और गहरा हो गया कि क्या अब सच में टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला है। सर, टाटा का मामला है, बेहतर आप जो है इसको लगातार लंबे समय से टाटा ग्रुप को आप कवर करते रहें, ये मामला क्यों पेचीदा होता जा रहा है सर, और क्या है ये इनसाइड स्टोरी? देखिए, टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स को लेके पिछले अगर आप 2-4 महीने को देखेंगे तो बहुत सारा उथल पुथल जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही। इससे पहले जो टाटा ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उनमें उनको लेके तमाम तरह की चीज़ें चली, रीअपॉइंटमेंट को लेके हुई, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसको लेके सरकार तक आपको अगर याद हो तो सरकार दी गई थी, सरकार तक बात पहुंच गई थी। सरकार को संभवतः सरकार के पास पूरा टाटा ग्रुप के साथ सरकार की बैठक भी हुई थी, जहां इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश की गई, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, देश का प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण है देश की इकोनॉमी के लिए। तो अब टाटा सन्स की लिस्टिंग होगी या नहीं होगी, आईपीओ टाटा सन्स का आएगा या नहीं आएगा, ये मसला भी कई साल से लंबित पड़ा हुआ है जी। और टाटा जो सन्स के जो अगर टाटा ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं नोएल टाटा अब और पहले रतन टाटा और बाकी लोग हमेशा से इस चीज़ को लेके एक पक्ष ये रहा कि टाटा सन्स की लिस्टिंग नहीं करानी है जी। और ये मसला तब शुरू हुआ जब आरबीआई ने दरअसल टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी के तौर पर माना, रिकॉग्नाइज किया कि ये एक अपर लेयर एनबीएफसी है और इनके लिए फिर लिस्टिंग की जो है वो अनिवार्यता हो जाती है। तो अब जो है टाटा ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं विजय सिंह वो, और उसके बाद फिर जो वेणु श्रीनिवासन जो हैं जो टीवीएस ग्रुप के हैं, उन दोनों लोगों ने अभी बिल्कुल हाल में इस बात का वो किया कि साहब टाटा सन्स की लिस्टिंग ज़रूरी है। विजय सिंह ने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप नए बिजनेसेस में आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, नए बिजनेसेस में टेक्नोलॉजी और दूसरा जो कैपिटल इंटेंसिव जो बिजनेसेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, उनकी पूंजी की रिक्वायरमेंट और बाकी चीज़ों को देखते हुए टाटा सन्स का लिस्टेड होना, आईपीओ टाटा सन्स को लेकर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ ही एसपी ग्रुप, शाहपुर जी पल्लोंजी ग्रुप भी आ जाता है। शाहपुर जी पल्लोंजी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं शाहपुर जी पल्लोंजी मिस्त्री, उन्होंने भी इस बात उठ गई है तो उन्होंने भी इस बात को फिर से रख दिया है, क्योंकि शाहपुर जी पल्लोंजी ग्रुप का जो टाटा सन्स में जो है 18% का स्टेक है, बड़ा स्टेक है। तो अब उन्होंने भी ये बात कही कि साहब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जैसे मसलों के लिए या और गवर्नेंस जैसी चीज़ों के लिए टाटा सन्स को लिस्ट कराना बेहद ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आरबीआई और सरकार, उन्हें उम्मीद है कि आरबीआई और सरकार इस मामले पर उचित जो है वो कदम उठाएंगे। चलिए, तो आईपीओ के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं, क्यों लिस्ट करना चाहते हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसा कि सर ने बताया भी, एक तो बात आ रही है कि फंडिंग जुटाने की जो है वो ज़रूरत होगी। टाटा ग्रुप अब एविएशन, डिफेंस, सेमीकंडक्टर जैसे बड़े सेक्टर्स में जा रहा है, इन सब के लिए बहुत बड़ा निवेश चाहिए। फिर दूसरी बात आ रही है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लिस्ट होने से कंपनी पर ज़्यादा जो है रेगुलेटरी निगरानी होगी, निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता हुआ दिखेगा, वैल्यू अनलॉक होगी, शेयर बाजार में आने से कंपनी की जो है असली कीमत जो है वो सामने आ पाएगी। और आरबीआई का दबाव भी एक बड़ी वजह, जैसा कि सर ने बताया भी, कि टाटा
टाटा सन्स को जो है अपर लेयर एनबीएफसी माना जा सकता है, लेकिन ऐसे में लिस्टिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन नोएल टाटा, जैसा कि आप कह भी रहे हैं सर, कि वो चाहते थे कि कंपनी प्राइवेट ही रहे। पहले रतन टाटा भी लिस्टिंग के खिलाफ थे, तो मतलब अब दो राय जो है अलग अलग राय चलती बिल्कुल। हुई। उसमें एक और बात है, एन चंद्रशेखरन का अगले 5 साल के लिए टाटा सन्स का जो है चेयरमैन होना, उसकी प्री कंडीशन टाटा ट्रस्ट ने ये रखी, या टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पर नोएल टाटा ने 24 फरवरी को एक बैठक हुई थी, और उस बैठक के बाद बहुत गहमा गहमी हुई थी, जिसमें पहले तो एक खबर आई थी सर कि इनको कंटिन्यू नहीं करना है। हाँ, एक वो उसी मीटिंग की बात है, 24 फरवरी को ये बैठक हुई थी। उसमें ये चीज़ निकल कर सामने आई थी कि एन चंद्रशेखरन ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उनको जो है वो अगला टर्म दिया जाए। उन्होंने कहा कि अभी इस चीज़ पर रुक जाते हैं, और माना ये जा रहा है कि वो चाहते हैं कि अब उनको अगले टर्म के लिए कंसीडर न किया जाए। ऐसी चीज़ें आई थी उसमें। उस मीटिंग में ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो निकल कर सामने आ रही वो ये हुई थी कि नोएल टाटा ने एक प्री कंडीशन रखी थी एन चंद्रशेखरन के अगले टेन्योर को एक्सटेंड करने के लिए, कि आप टाटा सन्स की लिस्टिंग को रोकेंगे, आप टाटा सन्स को लिस्टिंग से बचाएंगे, लिस्टिंग टाटा सन्स की नहीं करनी है। अब एन चंद्रशेखरन का कहना है, चूँकि ये रेगुलेटरी मामला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर की हैं। भाई, अगर आरबीआई या सरकार अगर इस बात का फैसला कर लेती है कि अपर लेयर एनबीएफसी को लिस्ट होना है, तो एन चंद्रशेखरन तो उसको रोक नहीं सकते। और नोएल टाटा ने ये प्री कंडीशन रखी कि आपका एक्सटेंशन तब होगा जबकि आप इसकी लिस्टिंग को रोकेंगे। तो उन्होंने इसी बात को लेके फिर कह दिया था कि मेरा जो है अभी आगे का बढ़ाने का वो उससे मैं मतलब नहीं चाहता कि वो आगे बढ़ाया जाए। तो अभी भी वो गहमा गहमी चल रही है, एन चंद्रशेखरन का एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत में सस्ती कार खरीदना क्या मुश्किल होने वाला है? क्या छोटी बचत वाली जो है कारें महंगी होने की कगार पर थी? इसी बीच सरकार के नए फैसले ने गेम ही बदल दिया। अब मारुति सुजुकी और रेनॉल्ट जैसी जो है कंपनियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, क्योंकि एंट्री लेवल कारों के लिए प्रदूषण के नियम आसान कर दिए गए। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जहां छोटी कारों को राहत मिली है, वहीं बड़ी और महंगी गाड़ियों पर सख्ती बढ़ा दी गई। तो आखिर सरकार का ये नया प्लान क्या है? इससे आपकी जीप पर क्या असर पड़ेगा, और आने वाले समय में कौन सी कार सस्ती होंगी या महंगी होंगी? पूरी कहानी जो है आसान भाषा में प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, कल तक हम लोग कैफे 3 नॉर्म्स को लेकर चर्चा कर रहे थे, ये कौन सा नया लेटेस्ट अपडेट आ गया है? नहीं, देखिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने नया ड्राफ्ट जारी किया है, रिवाइज ड्राफ्ट जारी किया है कैफे 3 नॉर्म्स के लिए। और हम लोग बात कर रहे थे कि आज नहीं तो कल इन नॉर्म्स को सरकार लेकर आएगी ही, भले बहुत रार और पचड़ा है। तो तमाम कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद बीईई ने इस नए जो ड्राफ्ट को जो है वो सर्कुलेट किया है, और इसको जब मीडिया रिपोर्ट्स जो कह रही हैं इसको देख के, उसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे रेनॉ क्विड है या मारुति ऑल्टो है, इस तरह की छोटी कारें जो 730 किलो से लेकर 900 किलो तक के वजन वाली हैं, उनको इस जो एनर्जी जो एमिशन के नॉर्म्स हैं उसमें उनको बड़ी राहत मिल सकती है। यानी जो छोटी कारें हैं, कम वजन की गाड़ियां हैं, उनको यहाँ पर एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर इन कैफे 3 नॉर्म्स में विशाल मिल सकता है। लेकिन बड़ी कारें हैं उनके लिए मुश्किल है। और दूसरी चीज़, जो फ्लैक्स फ्यूल या हाइब्रिड जो गाड़ियाँ हैं, उनका जो इंसेंटिव सरकार दे रही थी उसको कम किया गया। एक डेटा है सर, उसके बाद आगे चर्चा को लिए चलेंगे। देखिए, आसान जो है उदाहरण से आप इस बात को समझिए। जैसा कि सर ने कहा कि छोटी कार जैसे मारुति ऑल्टो और रेनॉ क्विड, पहले इन्हें 51 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर का टारगेट पूरा करना था बॉस। अब जो है नया टारगेट लगभग 64 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर का कर दिया गया। मतलब अब कंपनियों पर जो दबाव है वो कम होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो कार कंपनियों को कम खर्च में नियम जो है वो पूरे कर पाएंगे, ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी लाने की जो है मजबूरी कम हो जाएगी, और ग्राहकों को क्या है, छोटी कारें महंगी जो होने का जो डर था वो कम होता हुआ दिखेगा। बजट कार जो है वो सेगमेंट में जो है वो सुरक्षित होती हुई नज़र आएगी। लेकिन सर, बड़ी कारों पर तो आफत है ही, EVs का क्या होगा वो भी हम आपसे जो है समझना चाहेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पहले जैसी छूट जारी रहेगी या नहीं? नहीं, देखिए, ईवी के लिए अभी छूट ये जारी रहेगी। जो नए यूरो 7 नॉर्म्स के तर्ज पर जो कल परसों हम लोग डिस्कस कर रहे थे, BS7 के नॉर्म्स लेकर आ रही सरकार, उसमें इनको और CNG दोनों व्हीकल्स को शामिल करने की बात यहाँ पर
कही जा रही। लेकिन एक और बड़ी चीज़ भी है विशाल, क्या अब जो ड्राफ्ट जो गाइडलाइन या ड्राफ्ट जो आपका पूरा ये आया है, नया बीई ने जो जारी किया है जी, क्या इस पे कार कंपनियां एक राय हो पाएंगी? सरकार ने तमाम कंसल्टेशन और इसमें पीएमओ के जो अफसर हैं उनके साथ कई बार चर्चा हुई, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बैठक हुई। इस तमाम प्रक्रिया को करने के बाद ये नए जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो हैं वो इनको लेकर आया गया है एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर। लेकिन क्या जैसे टाटा है, महिंद्रा है, किया है, हुंडई है, ये कंपनियां क्या इन जो नए ड्राफ्ट जो आया है इस पर राजी होंगी? क्योंकि मारुति रेनो मान लीजिए और टोयोटा मान लीजिए, यही 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो छोटी कारों को लेके एक तरफ नज़र आ रही, बाकी सारी कंपनियां दूसरी तरफ हैं, इंक्लूडिंग JSW जिसकी अभी अपनी कोई कार नहीं आई है, MG के साथ उनके टाई अप में आ रही है। एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे, क्योंकि कार सेगमेंट की बात हो रही है। ये तमाम कंपनियां सर, रोज़ मैं पेपर पढ़ रहा हूँ तो रोज़ आ रहा है कि अब 1 मई से कीमतें बढ़ गई, 1 अप्रैल से कीमतें बढ़ गई। तो क्या जो बेनिफिट GST बचत महोत्सव के समय लोगों को मिला था, देश की जनता को मिला था, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल कार कंपनियां हर साल दरअसल करती हैं इस तो आप कह रहे हैं ये रूटीन वर्क है? ये रूटीन वर्क है जिसमें कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट बढ़ने का हवाला कार कंपनियां देती हैं। अब इस वक्त माहौल ये भी है कि जंग चल रही दुनिया में, तो एक मौका और मिल जाता है कि साहब आप जो है कीमतें बढ़ाइए क्योंकि पड़ोस में लड़ाई चल रही है। तो इन तमाम चीज़ों को, लेकिन उसका असर फिर से नेगेटिव हो सकता है अगर आप कारों के दाम ज़्यादा बढ़ाएंगे। अभी देखिए बहुत बड़ा फ़र्क अगर FY26 में अगर रिकॉर्ड बिक्री गाड़ियों की हुई, जो अभी लेटेस्ट डेटा आया था मार्च के एंड में, जब डेटा आया 1 अप्रैल को, तो उसमें जब आपने बिक्री के कंसोलिडेटेड जब हमने नंबर देखे तो वो अगर रिकॉर्ड के नंबर पे हैं तो केवल और केवल इसी वजह से है कि सरकार ने एक बड़ी टैक्स की छूट दी जी। अदरवाइज जब कारों के दाम ऊंचे थे तो कोई खरीदने वाला मार्केट में था नहीं। पुरानी कारों का बाजार चल रहा था, नई गाड़ियां बिल्कुल ठप बैठी थी, 55 दिन, 60 दिन, 90 दिन की इन्वेंट्री रखे बैठे थे डीलर। तो अब कार कंपनियां क्या फिर से उस दौर को चाहती हैं? कार कंपनियां, ऐसा तो है नहीं कि इनपुट कॉस्ट बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ गई हो। मुझे लगता है कि कीमतें एक भारत के मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उसको देखना होगा। अगर बढ़ाएंगे तो फिर जाहिर तौर पर फिर से डिमांड कमज़ोर हो सकती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एमफी ने मार्च महीने के लिए म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो जारी कर दिया। डेटा के अनुसार भारतीय शेयर बाजार में अब बड़े निवेश जो है, बड़े निवेशक यानी जो विदेशी निवेशक जिनको आप FIIs के नाम से जानते हैं, उनका एकाधिकार खत्म हो रहा है और इसकी कमान जो है रिटेल निवेशकों ने अपने हाथ में ले ली। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी एमफी के मार्च महीने के ताज़ा आंकड़े इस बात की सबसे बड़ी गवाही दे रहे हैं। हर महीने अपनी सैलरी या कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने वाले नौकरी पेशा और आम लोगों ने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश का एक नया इतिहास रच दिया है। मार्च में SIP के जरिए होने वाला निवेश अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। फरवरी के 29,845 करोड़ रुपए के मुकाबले ये 8% बढ़कर 32,000 की जो है 32,000 करोड़ के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। अब चूंकि एमफी का डेटा है, इसको भी बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सर, अब लगातार हम लोग मनी सेंटर में इस बात को समझते आ रहे थे कि जो FIIs के बिकवाली का आंकड़ा है, हर दिन अगर आप देखें तो 9,800 करोड़ के आसपास, और विदिन 5 से 6 दिन का अगर आंकड़ा मैं देख पाऊँ तो 40,000 करोड़ के आसपास की इसी महीने में सेलिंग हो रही थी। बिल्कुल उस पर जो है ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है या क्या है ताज़ा अपडेट, आप समझाइए। नहीं, देखिए म्यूचुअल फंड इनफ्लो के जो डेटा आए हैं वो 2-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। एक तो ये 61वां महीना है अगर आप इक्विटी इनफ्लो के हिसाब से देखेंगे तो जहाँ पे पॉजिटिव आपको इनफ्लो दिखाई दे रहा है। 40,450 करोड़ का इनफ्लो आया है जो कि आपका 55% से ज़्यादा है अगर आप इसको प्रीवियस मंथ के हिसाब से देखेंगे, जबकि 25,000 करोड़ के आसपास ही पैसा आया था। मार्च में स्थितियां ये थी कि सेंसेक्स और बाज़ार जो है वो लगभग 11% नीचे गिरे थे। उस ड्यूरेशन में लोगों ने भारी तादाद में इक्विटी MF में और SIPs में, SIP का नंबर तो रिकॉर्ड नंबर है, अब तक का सबसे बड़ा नंबर है जब आपका 32,000 करोड़ से ज़्यादा की SIPs आई है। तो एक ऐसे माहौल में जब अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि युद्ध चल रहा था, आपका 28 फरवरी से लड़ाई चालू हुई, उस दौर में लोगों ने मार्केट
के खराब दौर में लोगों ने जमकर पैसा बाजार में लगाया, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार फैक्टर है यहाँ जी। और अगर इक्विटी फंड्स की बात की जाए सर, तो इसमें भी ज़बरदस्त भरोसा दिखाया है लोगों ने। मार्च में इक्विटी फंड्स में 40,450 करोड़ आए। फरवरी में ये सिर्फ जो आंकड़ा था 25,977 करोड़ था, यानी एक महीने में बॉस अगर देखा जाए तो 56% की बड़ी छलांग है। सालाना आधार पर भी अगर इसमें देखा जाए तो करीब 61% का ग्रोथ देखने को मिला। और इस आंकड़ों को अगर मैं निफ्टी के चार्ट से अगर देख पाऊँ सर, मार्केट में कवर कर रहा हूँ लगातार पिछले कुछ वीक से, 22,200 के आसपास का निफ्टी का लो है, वहाँ से बाजार ने जो है सपोर्ट लेने की कोशिश की और अब 24,000 के आसपास है। मार्केट एक्सपर्ट से लगातार मेरी बातचीत हो रही है तो वो कह रहे हैं कि नहीं, बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। तो अब ये रियल कहानी ये सामने आ रही है कि एफआईएस तो बिकवाली कर रहे हैं, वो 30,000, 35,000, 40,000 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन उसके सीधे उलट डीआईआईस जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छा खासा पैसा जो है निचले स्तर पर लगाते हुए दिख रहे हैं, और यही कारण है कि बॉटम बनता हुआ भी नजर आ रहा है। कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, डीआईआई भी पैसा लगा रहे हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड हैं वो मार्केट में लगा रहे हैं। दूसरा, इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है म्यूचुअल फंड्स में। दरअसल ये डेटा है एमफी का, म्यूचुअल फंड्स का, जो बताता है आम लोग किस तरह से पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। और ये जो इक्विटी इनफ्लो जो है, ये आप समझिए कि जुलाई 2025 के बाद का सबसे बड़ा नंबर जो है वो है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो है इसके अलावा वो है, देखिए, एक डेट फंड से निकासी यहाँ पे दिखाई दी है। लगभग 3 लाख करोड़ की डेट फंड से यहाँ निकासी दिखाई दी है। ये क्या बतलाता है सर, ये बताइएगा। ये मुझे लगता है कि क्या लोगों ने डेट फंड से पैसा निकालकर इक्विटी में पैसा लगाया है, इस तरह का है। क्या रेट्स के जो है वो कम होने के आसार यहाँ पे नज़र आए, हो सकता है रीज़न इसका ये, क्योंकि फरवरी में इनफ्लो का था आपका 42,106 करोड़ रुपए का, तो मार्च में ये विड्रॉ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ है गोल्ड, जो ईटीएफ है वो 2265 करोड़ है। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आया, गोल्ड ईटीएफ में कम नंबर रहा है, हालांकि इनफ्लो है। और जो अदर ईटीएफ हैं, जिसमें सिल्वर ईटीएफ भी है, वहाँ पे 19,802 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। इसका मतलब सिल्वर के ईटीएफ में संभवतः लोग अच्छा खासा पैसा अभी भी विचार लगा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि उनको अभी भी इंतजार है कि 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख के आसपास है। ये चीज़ फिर से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख के आसपास जाती हुई दिख रही है। सिल्वर में रॉबर्ट कियोसाकी की बात जो है, उनकी वार्निंग्स और उनका जो आउटलुक है, टारगेट्स हैं, लगता है उसको लेके अभी भी इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि वो अगले कुछ वक्त में सिल्वर और चीज़ें भी तो नहीं बदली ना सर। अब देखिए ना, सीज फायर किया गया, उसको कोई मान ही नहीं रहा है, प्रतिनिधिमंडल आ ही नहीं रहा है, पाकिस्तान जो अपनी खुद किरकिरी करा रहा है। तो ये सब भी तो फैक्टर है, लोगों को पता चल गया। आज मार्केट देख भी रहा था, कवर कर रहा था, लोग मान कर चल रहे हैं कि नहीं भाई, अभी और जो है आगे जंग चलती हुई दिखेगी। सीज फायर जो है बड़ा हल्का पॉज है। लेकिन जाते जाते सर एडिशनल जानकारी अपने व्यूअर्स को दे दें कि पैसा कहाँ जा रहा है ये भी जान लीजिए। फ्लेक्सी कैप फंड सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है लोगों को, 10,054 करोड़ का निवेश यहाँ आया है। फ़ायदा क्या है, बाजार के हिसाब से कहीं भी पैसा लगा सकते हैं, इस वजह से यहाँ लोग पैसा लगा रहे हैं। स्मॉल कैप फंड्स 6,263 करोड़, मिड कैप फंड्स में 6,063 करोड़ आया है। यानी लोग जो है, सारी बातों का लब्बा-लुब्बा मैं आपको बता रहा हूँ, यानी लोग ज़्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार भी हैं। अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा, कहाँ से पैसा निकला है? तो ELSS टैक्स सेविंग फंड से 437 करोड़ निकाले गए हैं, डिविडेंड फंड से 59 करोड़ निकाले गए हैं। इसकी वजह बता देता हूँ आपको, फाइनेंशियल खत्म होने पर लोग जो है पोर्टफोलियो एडजस्ट करते हैं, इस वजह से जो है ये बात देखने को मिल रही है। तो चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया, बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।